नमस्कार। चलिए 25 अप्रैल 2026 के द हिंदू अखबार का विश्लेषण शुरू करते हैं और देखते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से इसमें कौन सी खबरें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। हमारा मकसद यहां पर बिल्कुल साफ है। आज की जो भी ताज़ा खबरें हैं उन्हें सीधे सीधे यूपीएससी सिलेबस के स्टैटिक यानी कि बुनियादी हिस्सों से जोड़ना। इससे तैयारी फोकस्ड भी रहती है और असरदार भी। आज की हमारी चर्चा का स्ट्रक्चर जीएस पेपर्स के हिसाब से रहेगा। हम दुनिया भर की घटनाओं से शुरुआत करेंगे, फिर भारत के पॉलिटी और गवर्नेंस पर आएंगे। उसके बाद इकोनॉमी, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी खबरें देखेंगे और हाँ, सबसे आखिर में मेंस के नजरिए से कुछ सवाल और एक गहरा विचार। तो चलिए पहले सेक्शन में चलते हैं जो जीएस 2 के लिए बहुत जरूरी है। देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है और उसका भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है। तो खबर आ रही है पश्चिम एशिया से, जहां तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर को 3 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है, लेकिन हिजबुल्लाह का कहना है कि जब तक इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से पूरी तरह नहीं हटती, इस तरह के एक्सटेंशन का कोई मतलब नहीं है। और देखिए, ये मामला सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पड़ता है। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। अब इस संकट पर ब्रिक्स प्लस देशों का क्या कहना है? भारत, जो 2026 में ब्रिक्स का चेयर है, उसकी मेजबानी में एक मीटिंग हुई। इसमें तुरंत और स्थायी सीज़फायर की मांग की गई है। यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि 2024 में ब्रिक्स का विस्तार हुआ था। यूएई, सऊदी अरब, ईरान और मिस्र जैसे मिडिल ईस्ट के बड़े देश इसमें शामिल हुए, जिससे इस ग्रुप का जियोपॉलिटिकल वजन काफी बढ़ गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बाद अब घर की ओर यानी भारत की खबरों का रुख करते हैं। देखते हैं कि जीएस 2 के लिहाज से देश की राजनीति और शासन प्रणाली में क्या कुछ चल रहा है। एक बड़ी राजनीतिक खबर है। खबरों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसद पार्टी बदल सकते हैं। अब जैसे ही ऐसी कोई खबर आती है, हमारे दिमाग में तुरंत संविधान की 10वीं अनुसूची आनी चाहिए, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। ये कानून कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य एक साथ किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। इसे डिफेक्शन नहीं बल्कि विलय या मर्जर माना जाता है। अब बात करते हैं डिजिटल दुनिया और उससे जुड़े नियमों की। मेटा एक नई पॉलिसी लेकर आया है। इसके तहत अगर सरकार अपने सहयोग पोर्टल के जरिए किसी कंटेंट को फ्लैग करती है, तो उसे ऑटोमेटिकली हटा दिया जाएगा। इसका सीधा कनेक्शन आईटी एक्ट के सेक्शन 79(3)(b) से है। यह सेक्शन कहता है कि जब भी कोई कोर्ट या सरकारी एजेंसी किसी कंटेंट को गैर कानूनी बताती है, तो प्लेटफॉर्म्स को उसे हटाना ही पड़ेगा। मशहूर श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को साफ किया था। अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स में काफी कंफ्यूज कर सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स यानी ईसीज को हटाने की प्रक्रिया में बहुत बड़ा अंतर है। सीईसी को हटाने का तरीका बिल्कुल वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज का है, यानी संसद के दोनों सदनों से स्पेशल मेजॉरिटी के साथ प्रस्ताव पास होना जरूरी है। लेकिन जो बाकी के ईसीज हैं, उन्हें राष्ट्रपति सिर्फ सीईसी की सिफारिश पर हटा सकते हैं। यह छोटा सा फर्क है, पर बहुत अहम है। कर्नाटक से एक अहम फैसला सामने आया है। वहां की कैबिनेट ने शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर ही सब कैटेगरी बनाने के एक फॉर्मूले को मंजूरी दी है, ताकि आरक्षण का फायदा सभी तक बराबरी से पहुंच सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या राज्य ऐसा कर सकते हैं? तो इसका जवाब मिलता है 2024 के सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से। स्टेट ऑफ पंजाब बनाम दविंदर सिंह केस में 7 जजों की बेंच ने साफ कर दिया था कि हाँ, राज्य एससी और एसटी लिस्ट के अंदर सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए अब अपने तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो सीधे जीएस 3 के सिलेबस से जुड़ा है, यानी कि अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। देखते हैं इन फील्ड्स में क्या नया हो रहा है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक बहुत अच्छी खबर है। भारत में जो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई आया है, उसने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। जी हां, फरवरी 2026 में ये पिछले 45 महीनों में यानी लगभग 4 साल के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन चलिए इन आंकड़ों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अच्छी बात यह है कि 6 महीने की लगातार गिरावट के बाद ये उछाल आया है और इसमें सबसे बड़ा योगदान सर्विस सेक्टर का है। पर एक चिंता की बात भी है, जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब बिल्कुल नई फैक्ट्री या प्रोजेक्ट में लगने वाला पैसा, उसकी घोषणाओं में 11% की कमी आई है।
और यूपीएससी के लिए एक ज़रूरी फैक्ट ये है कि भारत में ज़्यादातर एफडीआई मॉरिशस और सिंगापुर से आता है। इसकी वजह कोई फ्री ट्रेड डील नहीं, बल्कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स यानी डीटीएए। बैंकिंग की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का लाइसेंस ही रद्द कर दिया है। आरबीआई ने यह सख्त कदम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के तहत उठाया है। वजह बताई गई है कि बैंक बार बार नियमों का उल्लंघन कर रहा था। तो ये पेमेंट्स बैंक आखिर होते क्या हैं? इन्हें 2015 में नचिकेत मोर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर शुरू किया गया था। इनका काम लिमिटेड होता है। ये 2 लाख रुपए तक डिपॉजिट ले सकते हैं, डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, लेकिन इन्हें लोन या क्रेडिट कार्ड देने की इजाजत नहीं होती। केरल से एक बहुत ही दुखद खबर आई है। त्रिशूर के पास मुंडाथीकोड में एक पटाखा बनाने वाली यूनिट में धमाका हो गया, जिसमें 12 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये हादसा हमें 2016 की पुतिंगल मंदिर त्रासदी की याद दिलाता है और एक बार फिर रेगुलेटरी सिस्टम की कमियों को उजागर करता है। यहां जानना जरूरी है कि भारत में विस्फोटक बनाने और बेचने का काम एक्सप्लोसिव्स एक्ट 1884 के तहत रेगुलेट होता है और इसकी मुख्य जिम्मेदार एजेंसी है पीएसओ यानी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब आज के विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। यहां हम देखेंगे कि आज की खबरों को मेंस की परीक्षा में सवालों की शक्ल में कैसे ढाला जा सकता है। GS3 के लिए एक सवाल बन सकता है, भारत में बार बार होने वाले आतिशबाजी के हादसे सिर्फ इंसानी गलती का नतीजा नहीं, बल्कि ये रेगुलेटरी सिस्टम की एक बड़ी नाकामी को दिखाते हैं। मुंडाथीकोड और पुत्तिंगल जैसी त्रासदियों के संदर्भ में आतिशबाजी की सुरक्षा के लिए एक व्यापक पॉलिसी का ढांचा सुझाइए। और GS2 से एक क्लासिक सवाल जो हमेशा प्रासंगिक रहता है। दल बदल विरोधी कानून राजनीतिक खरीद फरोख्त को रोकने में नाकाम रहा है और साथ ही इसने विधायिका के अंदर जायज असहमति की आवाज को भी दबाया है। संवैधानिक प्रावधानों और अदालती फैसलों के साथ इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और आज की चर्चा को हम अरस्तू के एक विचार के साथ समाप्त करते हैं, जो GS4 एथिक्स पेपर के लिए बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा था, जब राजनीतिक सत्ता से नैतिकता को निकाल दिया जाता है तो सत्ता खुद ही अपने सही होने का प्रमाण बन जाती है। इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो ये थी आज की मुख्य खबरें, लेकिन अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो इस पूरे एनालिसिस की PDF, जिसमें डिटेल्ड नोट्स और प्रीलिम्स के लिए MCQs भी शामिल हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन और बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके चैनल से जुड़ सकते हैं।